चलिए आज हम क्या कवर करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो ये वाला वीडियो देखने से पहले यदि वीडियो 10 का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। फिर भी मैं आपको बेसिक से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। जब आप बेसिक समझेंगे ना किसी चीज़ का तो आप कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हैं, कुछ भी क्लियर कर सकते हैं, राइट। कोई सा भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो थ्योरी एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव, राइट। तो अपन शुरू करते हैं। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, इसमें समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। अपने को ये तो समझ में आना चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, तो उसके पहले पता होना चाहिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या होता है, राइट। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है, सपोज करो सोडियम थायोसल्फेट एक केमिकल है, मुझे पता है उसका मैंने 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाया है। नॉर्मेलिटी तो आपको पता चली गई होगी, अभी तक वीडियोस देखे होंगे तो, राइट। तो 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन मैंने इस बीकर में भरा है, मतलब कि सोडियम थायोसल्फेट की कंसंट्रेशन मुझे पता है, नोन है, यानी जिसकी कंसंट्रेशन टाइट्रेशन में, ठीक है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ वीडियो 10 जरूर देखिए। जिसकी कंसंट्रेशन नोन होती है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जैसे इसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है 0.1 नॉर्मल है ना, पता है ना इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, तो ये क्या है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि मेरा जो सोडियम थायोसल्फेट है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाता है। कभी कभी यदि मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो ये वाटर में प्रेजेंट CO2 से रिएक्ट कर जाएगा या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि सोडियम थायोसल्फेट जो होता है वो प्योर नहीं होता है एकदम, है ना। ना कहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इम्प्योर है, एक तरीके से समझिए, ये एकदम प्योर नहीं है, इम्प्योर है। तो जब मैं इसका 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाने बैठती हूँ ना, तो हो सकता है 0.1 नॉर्मल बने ही ना, क्योंकि ये हाईली प्योर नहीं है, हाईली स्टेबल नहीं है, कहीं जाके रिएक्ट भी कर सकता है। तो हो सकता है मैंने 0.1 नॉर्मल बनाया और ये 0.1 नॉर्मल बना ही नहीं, तो है ना। तो ये चेक करना कि ये 0.1 नॉर्मल बना है कि नहीं, उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया, राइट। तो अब देखिए अपने को क्या क्या चीज याद रखनी है। तो मैंने क्या किया, अब आपको ये देखना है कि ये तो 0.1 नॉर्मल बना है कि नहीं बना है, उस प्रोसेस को कैसे चेक करते हैं, है ना। ये पूरा प्रोसेस को चेक करना कि ये 0.1 नॉर्मल है कि नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाता है। तो क्या किया जाता है कि मान लीजिए एक सोडियम थायोसल्फेट है ना, मान लीजिए प्योर नहीं है, थोड़ा सा इम्प्योरिटीज है इसमें, है ना, और मैंने इसका सोल्यूशन बनाया है 0.1 नॉर्मल, और ये 0.1 नॉर्मल है कि नहीं मुझे चेक करना है। तो मैं कैसे चेक करूंगी? तो मैं क्या करती हूँ, ये जो 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन है सोडियम थायोसल्फेट को, उसको भर देती हूँ किसमें? इस ब्यूरेट में, है ना। टाइट्रेशन तो आप समझते होंगे थोड़ी बहुत, और आप वीडियोस देखते देखते आप समझ भी गए होंगे, मैंने काफी एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये इस ब्यूरेट में भर देती हूँ। किसमें भर देती हूँ? ब्यूरेट में, ठीक है। अब मैं आपको सोडियम थायोसल्फेट को Na2S2O3 लिखूंगी, ये भर दिया मैंने ब्यूरेट में। अब मैंने क्या किया, एक और कंपाउंड लिया जो बहुत प्योर है। क्या है? प्योर है, यानी उसका यदि मैं 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाऊंगी तो वो 0.1 नॉर्मल ही बनेगा, क्योंकि वो बहुत प्योर है। सपोज करो एक कंपाउंड लिया मैंने, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको वैसे प्राइमरी स्टैंडर्ड बोला जाता है, बट ये मैं यहाँ नहीं नाम लूंगी, क्योंकि पहले आपको वीडियो 10 देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे नाम लेती हूँ कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं? ऐसे स्टैंडर्ड जो बहुत प्योर होते हैं, ऐसे कंपाउंड आते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड्स में जो बहुत प्योर होते हैं, यानी उनका यदि 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाऊंगी ना मैं, तो 0.1 नॉर्मल ही बनेगा, राइट। ये क्या आता है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड में। सोडियम थायोसल्फेट किसमें आता है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड में जितने भी कंपाउंड्स आते हैं वो कंपाउंड आते हैं जो कम प्योर होते हैं, उसके उनके स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब ये चेक करने की जरूरत पड़ती है कि जितनी कंसंट्रेशन का हमने बनाया उतना बना है कि नहीं। जबकि प्राइमरी स्टैंडर्ड को चेक करने की जरूरत
नहीं पड़ती है, राइट। तो ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है जो बहुत प्योर है। यदि मैं इसका 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाती हूँ तो कितना बनेगा, 0.1 नॉर्मल ही बनेगा। इसको मैं किस में भर देती हूँ, इस बीकर में भर देती हूँ, है ना, इस बीकर में भर देती हूँ। लेकिन और इसकी क्या करती हूँ, टाइट्रेशन करती हूँ। टाइट्रेशन कैसे करते हैं ये तो आप समझते होंगे, लेकिन एक पॉइंट मुझे और लाइन बाय लाइन समझाना है मुझे। सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर हो गया आपको कि सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मूला याद रखिए, क्या होता है, Na2S2O3 5H2O, है ना। सोडियम थायोसल्फेट की किससे टाइट्रेशन करूंगी, है ना। कुल मिला के जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है ना पोटेशियम डाइक्रोमेट, इससे टाइट्रेशन करूंगी। इसके साथ मैं टाइट्रेशन तो समझते हैं, नहीं समझते तो अभी समझ में भी आ जाएगा। टाइट्रेशन करूंगी, कुछ कैलकुलेशंस करूंगी, इसके साथ कंपेयर करूंगी, है ना, किसके साथ, इस प्राइमरी स्टैंडर्ड के साथ, यानी सोडियम थायोसल्फेट को किसके साथ कंपेयर करूंगी, पोटेशियम डाइक्रोमेट को एक एज ए बेस, एज ए स्टैंडर्ड मान लूंगी और इसके साथ कंपेयर करूंगी, कुछ कैलकुलेशंस करूंगी जो मैं अभी आपको बताऊंगी, और चेक कर लूंगी और फाइंड आउट कर लूंगी कि ये जो मेरा सोडियम थायोसल्फेट है वो 0.1 नॉर्मल बना है कि नहीं बना है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जो अपना सोडियम थायोसल्फेट है ना, वो पोटेशियम डाइक्रोमेट से डायरेक्ट रिएक्शन कर नहीं पाता है कुछ रीजंस की वजह से, इन दोनों के बीच रिएक्शन नहीं हो पाता है। अब क्या करें, अब रिएक्शन नहीं होता है, टाइट्रेशन तो इन दोनों के बीच ही करनी है। तो क्या करते हैं, इस पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको बोला जाता है K2Cr2O7, इसके साथ कुछ रिएजेंट्स डाले जाते हैं, है ना, कुछ और केमिकल्स डाले जाते हैं, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड और H2SO4। क्या डाला K2Cr2O7 के साथ, पोटेशियम आयोडाइड और H2SO4 डाला। जब इन तीनों की रिएक्शन होती है ना, ये किसमें डाल दिया मैंने, बीकर में। बीकर में क्या क्या डाल दिया देखिएगा जरा, K2Cr2O7 डाला प्लस पोटेशियम आयोडाइड डाला प्लस H2SO4 डाला। तो क्या होता है, बीकर में जब मैं इसको डाल दूंगी तो इन तीनों के बीच क्या होती है, रिएक्शन हो जाती है। इन तीनों के बीच रिएक्शन होती है, क्या लिबरेट होती है, क्या निकलती है, आयोडीन, I2 निकलती है। अब इस बीकर में क्या प्रेजेंट है, आयोडीन, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, आयोडीन। कैसे प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने इस बीकर में डाल दिया है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, और H2SO4, और ये तीनों ने कुछ घुल-मिल करके रिएक्शन करी और क्या लिबरेट कर दी, यानी क्या डेवलप किया, आयोडीन। तो यानी इस फ्लास्क में क्या प्रेजेंट है, आयोडीन। यानी अब मैं यदि सोडियम थायोसल्फेट इस फ्लास्क में डालूंगी तो सोडियम थायोसल्फेट किससे जाके रिएक्ट करेगा, इस आयोडीन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि यही तो लिबरेट हुई है, यही बनी है। तो यही टाइट्रेशन है, यही यहाँ पे ये करना है, सोडियम थायोसल्फेट की यहाँ पे किससे टाइट्रेशन करानी है, आयोडीन से टाइट्रेशन करानी है, क्योंकि सोडियम थायोसल्फेट डायरेक्ट K2Cr2O7 से रिएक्ट नहीं कर सकता है। तो मैं आयोडीन लिबरेट करती हूँ और उसकी टाइट्रेशन किससे कराती हूँ, सोडियम थायोसल्फेट से कराती हूँ। अब देखिए इस बीकर में मैंने क्या क्या डाला, K2Cr2O7 डाला, पोटेशियम आयोडाइड डाला, H2SO4 डाला, ये तीन चीजें तो डाल दी। इसके अलावा मैं एक चीज और डालूंगी जिसको बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। स्टार्च क्या है, इंडिकेटर है। क्या इंडिकेट करता है देखिएगा, देखिए स्टार्च की प्रॉपर्टी क्या होती है, आयोडीन की प्रेजेंस में सॉल्यूशन का कैसा कलर दे देगा, ब्लू कलर। यानी जब मैं कोई टाइट्रेशन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने K2Cr2O7, Ki और H2SO4 डाला है, जिससे क्या लिबरेट हुई है, आयोडीन लिबरेट हुई है, राइट। और वो स्टार्च के साथ कैसे क्या देगा, स्टार्च के साथ कैसा कलर देगा अपने पास, ब्लू कलर देगा, ठीक है। ये तो अपने को समझ में आ गया कि ये कैसा कलर देगा, ब्लू कलर है। स्टार्च हमेशा आयोडीन के साथ ब्लू कलर देगा, राइट। अब मैं क्या करूंगी, धीरे 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 ये Na2S2O3 यानी सोडियम थायोसल्फेट किसमें डालती चली जाऊंगी, इस सॉल्यूशन में, आयोडीन इस सॉल्यूशन में, बीकर में डालती चली जाऊंगी। अब बीकर में जो सॉल्यूशन लिया है वो मैंने कब लिया है, राइट। तो अपन ने डाला, जैसे सोडियम थायोसल्फेट में इस बीकर में डालूंगी वो किससे रिएक्ट कर जाएगी, I2 यानी आयोडीन से रिएक्ट कर जाएगी, राइट। आयोडीन से रिएक्ट कर गई वो अपनी साइड, अब डालते जाएंगे वो आयोडीन से रिएक्ट करती चली जाएगी, करती चली जाएगी, करती चली जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा आयोडीन इस बीकर में खत्म हो जाएगी,
क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि बीकर में सोल्यूशन कम है और ब्यूरेट में सोल्यूशन हमारा ज्यादा है। तो वो पॉइंट जहां आयोडीन कंप्लीट खत्म, और फिर क्या होगा, अब आयोडीन खत्म है तो इसका कलर क्या ब्लू होगा? स्टार्च किसकी प्रेजेंस में ब्लू कलर दे रहा है? आयोडीन के प्रेजेंस में दे रहा है, लेकिन आयोडीन है ही नहीं तो इसका ब्लू कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ब्लू किस में चेंज हो जाएगा अपना? या तो डिसअपियर हो जाएगा या फिर ग्रीन में चेंज हो जाएगा, या तो डिसअपियर हो जाएगा या किस में चेंज हो जाएगा? ग्रीन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आयोडीन है ही नहीं। तो वो पॉइंट मुझे नोट डाउन करना है, वो वॉल्यूम यानी इसका कितना काम में आया, इस जो ये अपना ब्यूरेट है उसमें से कितना सोडियम थायोसल्फेट डाला मैंने, वो वॉल्यूम मुझे नोट करना है। और उस वॉल्यूम के बेस पे कुछ कैलकुलेशंस की जाती हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी, और फाइंड आउट कर लिया जाता है कि 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन ये है भी कि नहीं है, राइट? तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखिएगा जरा, ये इसकी केमिकल रिएक्शन है K2Cr2O7 प्लस 6Ki। मैंने आपको अभी बताया कि उसमें क्या डाला जाता है, पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2SO4। ये रिएक्शन तो आपको लर्न करनी है, बट मुझे इतना सा बताना था, जब ये तीन केमिकल आपस में मिक्स किए जाते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2SO4, तो क्या लिबरेट होती है? आयोडीन, ठीक है। और वही आयोडीन किससे रिएक्ट करती है? इस सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट, ठीक है। ये मुझे आपको इस रिएक्शन में बताना है, बाकी रिएक्शन तो आपको लर्न करनी है। तो देखिए क्या बना है, 2NaI, इसमें Na प्लस में है और I माइनस में, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, यदि आपको पता होगी तो, कि जब भी कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वो क्या होता है? उसका रिडक्शन। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूं कि जब भी कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लेता है यानी गेन करता है, तो उसका क्या होता है? रिडक्शन। उसका क्या होता है? रिडक्शन। याद रखिएगा, जो लेता है उसका रिडक्शन होता है। तो अब देखिए यहाँ पे I 0 है, तो याद रखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है ना। बट यहां से नहीं, तो मैं आपको और सिंपल करके यहां से बता देती हूँ। ये सोडियम थायोसल्फेट किससे रिएक्ट किया? I2 से, वही I2 से यहाँ रिएक्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? I माइनस बन रहा है। NaI का मतलब है I इसको, इसमें किस फॉर्म में है? I माइनस की फॉर्म में है। Na प्लस है और I माइनस है। I माइनस है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब इसने कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लिया है। जब भी इलेक्ट्रॉन कोई कंपाउंड लेता है, गेन करता है, तो उसका क्या होता है? रिडक्शन। यानी इस I2 ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये I माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यानी एक तो ये रिड्यूस हो गया, ठीक है, एक तो रिडक्शन हो गया इसका। अब इलेक्ट्रॉन कहां से आया, है ना? तो ये जो सोडियम थायोसल्फेट है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तभी तो इसने लिया। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो ले रहा है, उसका तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना, सोडियम थायोसल्फाइड का, कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और रिडक्शन हो रहा है आयोडीन का। जब भी कहीं कहीं आपको दिखे कि किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है, तो उसको बोला जाता है रेडॉक्स। क्या बोला जाता है? रेडॉक्स। नाम से ही समझ में आना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहा है ना। यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है? I2 का, क्योंकि I2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? I माइनस में। I माइनस है मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको क्या बोला जाता है? रिडक्शन। और किससे ले रहा है? सोडियम थायोसल्फेट से। तो सोडियम थायोसल्फेट क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब एक पॉइंट यहाँ मैं आपको समझाती हूँ, बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए, कि इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीडेशन। एक पॉइंट आपको और बार बार, मैं अभी पावर पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आएगा, कि रिड्यूसिंग एजेंट लिखा होगा वहां पे। सोडियम थायोसल्फेट क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब अपन समझते हैं, ध्यान से समझिए धीरे धीरे। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है, दूसरे को। रिड्यूसिंग एजेंट है ना ये, तो दूसरे को रिड्यूस करता है। यानी ये आयोडीन को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट।
और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, यानी सोडियम थायोसल्फेट किसको रिड्यूस कर रहा है, I2 को रिड्यूस कर रहा है, मतलब उसका रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, राइट। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, और खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है वो दूसरे का तो रिडक्शन करता है, यानी दूसरे को ऐसी कंडीशन में लाता है कि वो इलेक्ट्रॉन ले ले। रिडक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करे जो, और खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट। अब इसको आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों बोला, किससे टाइट्रेशन हो रही है, आयोडीन से, I2 से, तो आयोडोमेट्रिक। तो आयोडी और आयोडो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, बट अभी इतना सा समझ लीजिए क्योंकि यहाँ आयोडीन यूज आ रही है टाइट्रेशन में, इसलिए इसको बोला गया है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट आपको क्लियर करने हैं, आयोडीन निकलती है, वो सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट होती है, राइट। सोडियम थायोसल्फेट एक रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो दूसरे का रिडक्शन करते हैं। यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा है, आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि I2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, I माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गई, इसका रिडक्शन हो गया, और इलेक्ट्रॉन ले, रिडक्शन हो गया मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब ले रहा है तो किससे लेगा, जो देगा, तो सोडियम थायोसल्फेट दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो देता है इलेक्ट्रॉन उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट। और सोडियम थायोसल्फेट को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी जाना जाता है क्योंकि ये दूसरे को रिड्यूस करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है मतलब इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको कि भाई तू ले ले, तो तू रिड्यूस हो जा, ठीक है। और खुद दे रहा है, खुद दे रहा है मतलब खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि इस टाइट्रेशन में आयोडीन यूज हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो हमको यहाँ पे किस किस चीज की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। K2Cr2O7 बनाना पड़ेगा, अभी मैं आपको बताऊंगी इसकी प्रिपरेशन। ये 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाएंगे अपन इसका, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा अपने को, कितना बनाएंगे, 0.1 नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्च इंडिकेटर, ये लेंगे, यानी अभी मैं आपको बताऊंगी K2Cr2O7 का सोल्यूशन कैसे बनाएंगे। सोडियम थायोसल्फेट, देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी जस्ट पहले बताया सोडियम थायोसल्फेट किस में बढ़ते हैं, ब्यूरेट में बढ़ते हैं, तो वो सोल्यूशन कैसे बनाऊं मैं, 0.1 नॉर्मल। उसके बाद K2Cr2O7 प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2SO4, इसका सोल्यूशन मैं कैसे बनाऊं बीकर में भरने के लिए। स्टार्च कैसा लूं, स्टार्च भी तो डालना है इसमें, चलिए स्टार्च तो अपन ने डाल दिया ऐसे ही करके, ठीक है। तो ये अपने को सारे सॉल्यूशंस कैसे बनाएं, फिर अपन कैसे टाइट्रेशन करें, ये अपन पावर पॉइंट पे देखते हैं। तो चलिए देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्या एक्सप्लेन कर दिया है कि सोडियम थायोसल्फेट जो है वो एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है क्योंकि ये प्योर नहीं है, जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेटिक प्राइमरी स्टैंडर्ड है। क्या इसके यूज है, क्या किया जाता है, ये मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, सोडियम थायोसल्फेट मैंने अभी आपको बताया किस में भर देते हैं, ब्यूरेट में भर देते हैं, जबकि पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम आयोडाइड और H2SO4 इंडिकेटर, इंडिकेटर मैंने क्या लिया, स्टार्च, ये किस में भर देते हैं, फ्लास्क में भर देते हैं। तो ये जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम आयोडाइड और H2SO4, ये तीनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, आयोडीन, यानी इस फ्लास्क में अब क्या हो गई, आयोडीन हो गई, राइट। और वो आयोडीन किससे रिएक्ट करता है, जब हम पोटेशियम थायोसल्फेट ब्यूरेट से किस में डालते हैं, फ्लास्क में, तो आयोडीन रिएक्ट करता है उसमें, है ना। फिर अपनी कलर चेंज होता है, तो वो एंड पॉइंट है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और आगे भी अभी एक्सप्लेन करूंगी। बट यहाँ पे कौन कौन से सोल्यूशंस हैं जो मुझको बनाने पड़ेंगे, एक तो पोटेशियम थायोसल्फेट का 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन जो मुझे ब्यूरेट में भरना है, पोटेशियम नहीं सोडियम थायोसल्फेट का 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन जो मुझे ब्यूरेट में भरना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन जो मुझे किस में डालना है, फ्लास्क में डालना है, और इंडिकेटर स्टार्च सोल्यूशन बनाना है मुझे, राइट। ये प्रिंसिपल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, राइट। पूरा आपने मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोला जाता है, आयोडोमेट्री क्योंकि आयोडीन यूज होती है, राइट। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सारा का सारा। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये सब वही लिखा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये सिर्फ आपके एक नोट्स बन जाए अच्छे से इसीलिए लिखा हुआ है, राइट। अब देखिए ये केमिकल रिएक्शन, ये भी मैंने आपको बता दी है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जब पोटेशियम आयोडाइड और H2SO4 से रिएक्ट करता है तो क्या लिबरेट होती है, आयोडीन लिबरेट होती है, राइट। और ये आयोडीन जो होती है वो सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट करके
रिएक्ट करती है। यही टाइट्रेशन है, यानी टाइट्रेशन में मेन किसकी रिएक्शन हो रही है, सोडियम थायोसल्फेट प्लस आयोडीन की, इसीलिए इसको क्या बोला है, आयोडोमेट्रिक, राइट। अब अपन तीन सोल्यूशन अपने को बनाना है, यहाँ देखिए कौन कौन से, सोडियम थायोसल्फाइड का सोल्यूशन बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन बनाना है, और इंडिकेटर यानी स्टार्च का सोल्यूशन बनाना है। फिर कैसे अपन रिएक्शन कराएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ, राइट। तो देखिए 0.1 एन नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन कैसे बनेगा, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है किसका, पोटेशियम थायोसल्फेट का, क्या होता है 248 ग्राम पर मोल। कैसे निकाला मॉलिक्यूलर वेट, ये आपको पता होगा, सोडियम का एटॉमिक वेट इंटू 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इंटू 10 और फिर ऑक्सीजन का, इन सबको ऐड करके मैंने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, राइट। नॉर्मेलिटी का ये एक फॉर्मूला होता है, क्या नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इनटू वेट भी किसका वेट, सॉल्यूट का वेट। तो आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है कि ये क्या है, सॉल्यूट का वेट है, किसका वेट है ये, सॉल्यूट का। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, जब तक आप ये चीजें, अब सॉल्यूट क्या है वो भी मैं बता देती हूँ आपको, और ये इक्विवेलेंट वेट भी किसका है, सॉल्यूट का, राइट। तो अब देखिए ये सोडियम थायोसल्फेट मैं एक बीकर में डालूंगी, राइट, उसमें 1000 ml वाटर डाल दूंगी, राइट। तो सोडियम थायोसल्फेट तो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, है ना। तो यानी कितना सोडियम थायोसल्फेट डालूंगी वो ये वेट बता रहा है, ठीक है। और 1000 ml वाटर जो हो गया सॉल्वेंट हो गया, और दोनों मिला के जो बना सॉल्यूशन, यानी कि टोटल सोल्यूशन मुझे कितना बनाना है, 1000 ml, जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी होनी चाहिए, 0.1 n। तो अब देखिए फॉर्मूला है ये नॉर्मेलिटी का, वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इंटू वी एम एल में, यानी टोटल वी एम एल क्या है, जो हमें टोटल सोल्यूशन बनाना है, कितना बनाना है हमें टोटल, 1000 ml बनाना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब आते हैं अपन इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर सब में अलग अलग होता है, ये नॉर्मेलिटी में मैंने आपको बताया था। यहाँ आप केवल याद रख लीजिए कि एन फैक्टर 1 है, यहाँ याद रख लीजिए, बट आपको एन फैक्टर के बारे में पूरी डिटेल पढ़नी है तो आप नॉर्मेलिटी वाले वीडियो में देखिए, और यदि लाइन से वीडियो देखेंगे तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ आप याद रख लीजिए कि 1 होता है। तो अब 248 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया, एन फैक्टर 1 हो गया, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 248। तो आप डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो 248 होता है। अब देखिए यहाँ पे अपन पुट करते हैं, कितना नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है मुझे, 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है, यहाँ मैंने 0.1 लिख दिया। वेट मुझे फाइंड आउट करना है, यानी सोडियम थायोसल्फेट कितना डालूं मैं 1000 ml में, इंटू 1000 यहाँ लिखा है, इंटू 1000 यहाँ लिखा है। इक्विवेलेंट वेट मेरा कितना आ गया, 248। कितना टोटल बनाना है मैंने अभी आपको बताया, वाटर कितना डालना है, 1000 ml डालना है, यहाँ कितना लिख दूंगी, 1000, यहाँ से वेट कितना आ गया, 24.8 ग्राम, यानी कि 24.8 ग्राम तो मैं सोडियम थायोसल्फेट लूंगी, उसमें उसको 1000 ml वाटर में डाल दूंगी, तो कितना नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा, 0.1 नॉर्मल। अब मेरे 0.1 नॉर्मल क्या सोल्यूशन बन गया, सोडियम थायोसल्फेट का, जिसको मैंने किस में भर दिया, इस ब्यूरेट में भर दिया। अब मुझे क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन बनाना है, तो वो भी मैं बनाती हूँ। सबसे पहले इससे पहले अपन स्टार्च सोल्यूशन भी बना लेते हैं। क्या है स्टार्च, इंडिकेटर है, वन कुछ भी नहीं है, 1 ग्राम इंडिकेटर स्टार्च लिया अपन ने, उसमें को थोड़ा सा वाटर डाल दिया, फिर उसमें बॉइलिंग वाटर डाल दिया, है ना। क्या करा अपन ने, 1 ग्राम स्टार्च लिया, उसमें थोड़ा सा वाटर डाला, फिर उसमें 100 ml बॉइलिंग वाटर डाल दिया, तो जो सोल्यूशन बना वो अपना इंडिकेटर हो गया, स्टार्च सोल्यूशन। ये तो इजी सी प्रिपरेशन है, राइट। नेक्स्ट अपन को बनाना है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देखिएगा जरा, मुझे ये 250 ml बनाना है, क्योंकि बीकर में हम हमेशा 10-10 20-20 ml ही लेते हैं, मतलब अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे, बट अभी आप इतना सा याद रखिए कि ये मुझे 250 ml बनाना है, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें डालूंगी, उसमें 250 ml वाटर डालूंगी, तो वो सॉल्यूशन कितने नॉर्मल होना चाहिए, 0.1 नॉर्मल। तो देखिए आपको पता है ये जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स में 2 हाफ रिएक्शंस होती हैं, बट इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप ये रिएक्शन याद कर लीजिएगा, अभी जो अपन रेडॉक्स पढ़ेंगे तब आपको क्लियर करवाऊंगी मैं, ठीक है। बस इतना सा याद रखिएगा कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्शन करता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना होता है। कितना इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर होता है। तो देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इंटू 1000 इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू वी एम एल।
VmL क्या होता है, ये जो मैं 250 ml बना रही हूँ ये तो VmL हो गया। वेट क्या हो गया, यहाँ भी सॉल्यूट लिखिएगा आप। सॉल्यूट क्या है हमारा, K2Cr2O7, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट को मुझे किस में डालना है, वाटर में डालना है, राइट। इक्विवेलेंट वेट में फाइंड आउट करती हूँ, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अभी पढ़ा अपन ने, ये देखिए वैलेंसी फैक्टर n। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना हुआ है, यानी ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन्स का हुआ है। तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, 6। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो K2Cr2O7 का कैसे निकालेंगे, पोटेशियम का एटॉमिक वेट प्लस क्रोमियम का एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, ये कितना होगा 294.185 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगी 6। 6 क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया 49 ग्राम। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, कितना नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है 0.1। वेट मुझे फाइंड आउट करना है कि मैं कितना सोडियम थायोसल्फेट डालूं, इनटू 1000, यहाँ पे इनटू 1000 लिख दिया। इक्विवेलेंट वेट मेरे पास क्या आया 49 ग्राम। कितना ml बनाना है टोटल, अभी मैंने आपको बताया 250 ml, तो यहाँ पे 250 ml लिख दिया। तो वेट क्या आ गया यहाँ से 1.225 ग्राम, यानी 1.225 ग्राम सोडियम, नहीं पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें डालूंगी और उसमें 250 ml वाटर डालूंगी, तो मेरा कितना नॉर्मल सोल्यूशन बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का 0.1 n। ठीक है। अब याद रखिएगा मैंने 2 सोल्यूशन बना लिए, 3 सोल्यूशन बनाए। एक तो सोडियम थायोसल्फेट का सोल्यूशन बनाया जिसको ब्यूरेट में भरना है, एक स्टार्च का, यानी ये तो इंडिकेटर की प्रिपरेशन है, कुछ नहीं स्टार्च सोल्यूशन है, कुछ नहीं स्टार्च को पानी में डाल दिया, राइट। और ये तीसरा मैंने बनाया पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन। अब मैं क्या करूंगी, ये जो 250 ml मैंने बनाया है ना बीकर में 250 ml बनाया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें से ले लूंगी 20 ml, इसमें से 20 ml लूंगी, उसमें H2SO4 डालूंगी, है ना। यानी ये बीकर जो है इसमें मैंने 20 ml के ले लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दिया, उसके बाद उसमें H2SO4 डाल दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया। सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों डाला, क्योंकि वो क्या करता है कि ये देखिए यहाँ पे बताती हूँ मैं, उसको जब मिक्सअप करते हैं तो ये क्या करते हैं कि CO2 को लिबरेट कर देते हैं, यानी CO2 को निकाल देते हैं, और वो निकालना जरूरी है क्योंकि ये जो सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट करेगा ना इससे, तो उसके लिए CO2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि CO2 उसको खराब करती है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, इसलिए मुझे CO2 हटाना है, CO2 हटाना है, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 डाल दिया, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने डाल दिया इसमें। आप तो इतना सा याद रखिए, ये जो 250 ml है इसमें से मैंने कितना लिया 20 ml, इसमें क्या डाला H2SO4, फिर क्या डाला सोडियम बाइकार्बोनेट, ये फ्लास्क में डाल रही हूँ मैं ये सब, उसको अच्छे से मिक्स किया, उसके बाद उसमें क्या डाल दिया पोटेशियम आयोडाइड। हमने अभी रिएक्शन में पढ़ा 3 चीजें तो डलेंगी, पोटेशियम आयोडाइड और H2SO4, एक्स्ट्रा में मैंने क्या डाला केवल सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसको क्या कर लेंगे, इस फ्लास्क को ढक के 5 मिनट तक अंधेरे कमरे में रख देंगे, किस में रख देंगे, अंधेरे कमरे में। हो गया मेरा प्रिपरेशन तैयार। इसमें क्या क्या डाला मैंने, पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही है। क्या याद रखना है, H2SO4 और पोटेशियम आयोडाइड, ये तो डलता ही है, तभी तो आयोडीन की प्रिपरेशन होगी, अपन इतनी देर से पढ़ रहे हैं अभी, है ना। तो एडिशन में अपन ने क्या डाल दिया इसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसमें डाला अपन ने इंडिकेटर स्टार्च। अब मैं क्या करूंगी, इससे टाइट्रेट करूंगी, यानी धीरे 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 सोडियम थायोसल्फेट किस में डालूंगी, ए पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में डालूंगी, डालती जाऊंगी डालती जाऊंगी डालती जाऊंगी। एक पॉइंट आएगा जब इसमें जो आयोडीन है, मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया आयोडीन कैसे बनती है, वो खत्म हो जाएगी, और वो पॉइंट क्या होगा, एंड पॉइंट होगा, और उस पोजीशन पे ब्लू कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में, राइट। क्योंकि उस समय क्या होगा, आयोडीन तो होगी नहीं, तो स्टार्च के पास आयोडीन नहीं है, आयोडीन नहीं है तो क्या ब्लू कलर रह पाएगा, क्या नहीं रह पाएगा, है ना, वो तो आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाती है, अभी अपन ने पढ़ा था ना I- में कन्वर्ट हो जाती है, देखिएगा जरा, ये देखिए Na+ और I-, राइट, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इतना सा याद रखना है कि ब्लू कलर ग्रीन में चेंज हो जाता है, और ग्रीन में किसके कारण होता है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन में आप देखिए, तो आप याद रखिएगा ये क्रोमियम +3 के कारण ये जो बनता है ना Cr+3,
उसके कारण ग्रीन कलर आता है। लेकिन आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल, आप केवल इतना सा याद रखिए, ब्लू कलर चेंज हो जाता है ग्रीन में या ब्लू कलर हो जाता है डिसअपियर, वही हमारा क्या होता है एंड पॉइंट। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब अपन करते हैं, अब ये जो टाइट्रेशन अपन कर रहे हैं ना, एक बार डाल रहे हैं, देखिए तो ये वॉल्यूम जो है, कितना वॉल्यूम आया कंज्यूम हुआ एंड पॉइंट लाने के लिए या कलर चेंज होने के लिए, वो वॉल्यूम हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो अब देखिए सिंपल सा है, ये जो सोडियम थायोसल्फेट हमने किस में भरा है, ब्यूरेट में, 0 रीडिंग तक भरा है। ठीक है, कितना भरा है, 0 रीडिंग तक। तो अब देखिए जरा, पोटेशियम डाइक्रोमेट मैंने कितना एमएल लिया, 20 ml, किस में लिया, फ्लास्क में लिया। ये टाइट्रेशन अपन 3 बार करेंगे, एक बार लिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार लिया। अब सोडियम थायोसल्फेट ब्यूरेट में कहाँ तक भर दिया, 0 तक भर दिया। अब डालना स्टार्ट किया, कितना एंड पॉइंट यानी कलर चेंज होने में कितना ml कंज्यूम हुआ सोडियम थायोसल्फेट, 15 ml। ठीक है, अब आप ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए आपका 15 ml यहाँ तक कंज्यूम हो गया। ठीक है, अब हो सकता है आपको 0 तक नहीं भरना है, जरूरी नहीं है कि आप 0 तक भरेंगे हर बार, मैंने भरा है तो जरूरी नहीं है आप भी भरेंगे। तो क्या होगा, 15 ml से भी रीडिंग, अब दोबारा डालना स्टार्ट कर दीजिए। तो उस कंडीशन में इनिशियल रीडिंग क्या आएगी, 15 ml। फिर जो फाइनल रीडिंग आएगी वो लिखेंगे अपन। लेकिन मैंने इजी करने के लिए हर बार ब्यूरेट को, क्योंकि मेरे पास 1000 ml बना हुआ है, हर बार ब्यूरेट को 1000 ml तक, नहीं 0 पॉइंट तक भर दिया है। राइट, फिर पहली बार कंज्यूम हुआ 15 ml, दूसरी बार फिर वही टाइट्रेशन की तो 14 ml, तीसरी बार फिर वही टाइट्रेशन की तो 15 ml आया। दोनों को माइनस किया, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, तो ये 15 ml आया, फिर फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, ये 14 ml आया, फिर फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, ये 15 ml। इन तीनों को ऐड करके एवरेज निकाल लिया, 3 से डिवाइड कर लिया, 14.66 ml। यानी कि कलर चेंज होने में या एंड पॉइंट आने में हमारा सोडियम थायोसल्फेट कितना लगा, 14.66 ml लगा। अब आते हैं कैलकुलेशन, मुझे क्या फाइंड आउट करना है ये तो आपको पता है ना, ये नहीं भूलना है अपने को कि फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट ये करना है कि सोडियम थायोसल्फेट का मैंने कितना कितना नॉर्मल सोल्यूशन बनाया है, 0.1 नॉर्मल। तो ये 0.1 नॉर्मल है भी कि नहीं, यही तो चेक करना है। तो कुल मिला के इसकी कंसेंट्रेशन मुझे अभी पता नहीं है, अननोन है ना, है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो अब देखिएगा जरा, एक फॉर्मूला होता है N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ठीक है, तो N1V1 अपन याद रखेंगे क्या होता है, K2Cr2O7 यानी डाइक्रोमेट के लिए है, यानी किसके लिए है, जो हमारे फ्लास्क में भरा हुआ है उसके लिए। ठीक है, और N2V2 किसके लिए, सोडियम थायोसल्फेट के लिए, जो किसमें भरा हुआ है, हमारे ब्यूरेट में भरा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सोडियम थायोसल्फेट किस में डाल देंगे, ब्यूरेट में डाल देंगे। राइट, तो अब देखिए नॉर्मेलिटी ऑफ K2Cr2O7 कितनी है, 0.1 है। अभी अपन ने सोल्यूशन बनाया था, K2Cr2O7 कितने नॉर्मल बनाया, 0.1 है। अब K2Cr2O7 कितना ml लिया, ये दो 250 ml बनाया था, इसमें से कितना ml लिया था, 20 ml लिया था। तो यहाँ वॉल्यूम V1 कितना हो जाएगा, 20 ml। नॉर्मेलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फाइड, ये 0.1 नॉर्मल मैंने बनाया तो है, लेकिन है कि नहीं ये फाइंड आउट करना है। जबकि V2 सोडियम थायोसल्फेट वॉल्यूम, सोडियम थायोसल्फेट का वॉल्यूम है, ये कहाँ से आया, ये ब्यूरेट की रीडिंग आई, क्योंकि ब्यूरेट में क्या भरा हुआ है, सोडियम थायोसल्फेट भरा हुआ है। राइट, तो अब क्या होगा, N1 क्या हो गया हमारा, N1 आ गया हमारा 0.1 N, V1 क्या आ गया 20 ml, N2 मुझे फाइंड आउट करना है, V2 मेरा ब्यूरेट रीडिंग आ गया, तो N2 आ गया मेरा 0.14 N। आना तो कितना चाहिए था, 0.1 N आना चाहिए था, लेकिन आया कितना मेरा 0.14, यानी थोड़ा सा करेक्शन करना है अपने को, कितना आया 0.14। तो यही स्टैंडर्डाइजेशन कहलाता है कि आना 0.1 N चाहिए था लेकिन आया 0.14। तो आगे कोई जो भी फर्दर कैलकुलेशन होगी उसमें पॉइंट, अगर मैं बताऊंगी आपको क्या क्या कैलकुलेशंस होती हैं, तो उसमें 0.14 लिखेंगे, 0.1 N नहीं लिखेंगे। तो आई होप आपको ये स्टैंडर्डाइजेशन एकदम क्लियर हो चुका होगा। स्टैंडर्डाइजेशन का एक फॉर्मूला और होता है, मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिएगा, ईच ml 1 ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट किसके इक्विवेलेंट है, 0.04904 ग्राम K2Cr2 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब बहुत सिंपल है, देखिए जरा, पोटेशियम डाइक्रोमेट किस में भरा हुआ है, ये फ्लास्क में, पोटे और सोडियम थायोसल्फेट किस में, इस ब्यूरेट में भरा हुआ है। राइट, तो अब देखिएगा
ब्यूरेट से यदि मैं 1 ml सोडियम थायोसल्फेट गिराती हूँ तो कितना पोटेशियम डाइक्रोमेट काम में आता है, 0.04904 ग्राम। यदि मैं ब्यूरेट से 1 ml थायोसल्फेट गिराती हूँ तो कितना पोटेशियम डाइक्रोमेट काम में आता है, 0.04904। इसी को बोला जाता है फैक्टर। क्या बोला जाता है? फैक्टर। तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा, फॉर्मूले में यहाँ पे आपको इसकी जगह, इस पॉइंट की जगह फैक्टर लिख देना, तो आपके लिए कॉमन फॉर्मूला बन जाएगा ये। बट आपको वो वाला भी सही है जो मैंने पहले कराया है, बट ये भी मैं बता देती हूँ, कई जगह आपको ये भी मिलता है। तो अब देखिए, डिजायर्ड मोलरिटी मुझे कितने मोलर बना चाहिए, 0.1 N चाहिए। वेट ऑफ K2Cr2O7 अभी अपन ने देखिए फाइंड आउट किया था, 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाया था ना K2Cr2O7 का, तो कितने ग्राम लिया था मैंने, 1.225। तो यही K2Cr2 का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया मैंने, वेट लिख दिया। और वॉल्यूम ऑफ ब्यूरेट रीडिंग मेरी कितनी आई, ये ब्यूरेट रीडिंग है जिसमें सोडियम थायोसल्फेट भरा हुआ है, ये सोडियम थायोसल्फेट भरा है ना इस ब्यूरेट में, ये ब्यूरेट रीडिंग कितनी आई है, 14.66 ml। तो यहाँ मैंने 14.66 ml लिख दिया। फैक्टर, ये जो अपना 1 ml के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट आया है ना, इसी को फैक्टर बोलते हैं। ये अपने को आईपी वगैरह में मिल जाता है, ये अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये अपन जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो नॉर्मेलिटी ऑफ थायोसल्फेट आ जाती है, अपने को निकाल लेंगे कितना आएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ तक भी करेंगे तो ठीक है, ये भी वेल एंड गुड, ठीक है। तो आपको आई होप स्टैंडर्डाइजेशन पूरा समझ में आ गया होगा और कंप्लीट समझ में आया होगा, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।